अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को साइप्रस स्टडी वीज़ा के हवाले से बताऊंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन वगैरह दे देता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो लोग साइप्रस में स्टडी करना चाहते हैं, CIU बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से, जो अभी तक मेरा सीन वगैरह चल रहा है, क्योंकि वो 50% स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। उसके बाद जो फ़ी का जो है CIU का, वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत बहुत कम मार्जिन है उसका। मिडिल क्लास फैमिली भी इजीली उसको पे कर सकती है। तो सबसे पहले ये है कि एडमिशन जो है CIU का फ़िलहाल जो है वो सेमेस्टर एक जो है वो मुकम्मल हो गया एडमिशन का। अभी 3 माह बाद एडमिशन ओपन होंगे उसके। तो सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें एडमिशन के लिए, CIU के पेज पे जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं खुद ही। तो उसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी जो उनके मुताबिक होगी वो आपको पे करना पड़ेगी। उसके बाद अगर आप खुद अप्लाई एडमिशन वगैरह नहीं कर सकते, तो ये जो चैनल पे वीडियो बन रही है इसके अंदर व्हाट्सएप का आपको नंबर दे दिया गया है, उस पर आप रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी करवा सकते हैं। तो अभी प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। जब आप फ़ी दे देंगे यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। ये आपने PDF फॉर्म में आपके पास आएगा, इसको आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। और उसके बाद आपने जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए 6 माह वैलिड तक। उसके बाद आपका जो है FRC होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो एक दिन में ही नादरा से मिल जाती है, 1000 के करीब उसकी फ़ीस है। तो उसके बाद आपको पोलियो सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो कि आपके किसी भी तहसील के DHQ हॉस्पिटल जो है उसमें जाके आप बताएं उनको, वो आपको एक कतरा पिलाएंगे पोलियो का और आपको कार्ड दे देंगे। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपके मुतलका थाने से मिलेगा आपको। उसके बाद वो डायरेक्ट खुद ही जो है ना वो DPO को भिजवा देते हैं, जो भी आपका DPO वगैरह होगा वहाँ से वो स्टैंप लग के आपके पास आएगी। और उसके बाद आपको पिक्चर्स चाहिए 2, जो 2x2 की हों वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज़ वगैरह आपकी 10वीं क्लास की होगी, 12वीं क्लास की होगी, अगर आपने बैचलर किया हुआ है उसकी होगी, मास्टर्स किया हुआ है उसकी होगी। ये सबसे पहले आपको 10वीं और 12वीं की जो आपकी डिग्री है उसको आपने, जो आपका मुतलका बोर्ड है गुजरांवाला, लाहौर, जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें से आपने सबसे पहले उनको अटेस्ट करवाना है। आप वन विंडो पे जाएंगे, वहाँ पे जाके उनको कहेंगे जी मैंने इनकी वेरिफिकेशन करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है इनकी। वो आपसे आपकी कॉपीज़ ले लेंगे, फ़ोटो कॉपीज़ लेंगे, आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं लेंगे। वो फ़ोटो कॉपीज़ दो आपकी वो ले लेंगे। 1 घंटे का टाइम देंगे आपको। 1 घंटे के बाद वो आपको बुलाएंगे। और जो उसकी फ़ीस है, गुजरांवाला बोर्ड की फ़ीस एक डिग्री की जो है वो 2100 रुपये है। और चलान फार्म 100 रुपये का। तो बाकी जो बोर्ड्स हैं उनकी फ़ीस का मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता चला है वो ये है कि गुजरांवाला बोर्ड की फ़ी जो वो सबसे ज़्यादा है, बाकी बोर्ड्स की बनिस्बत वो कम है। तो वो 1 घंटे का आपको टाइम देंगे। 1 घंटे बाद आपको वो एक इन्वेलप दे देंगे। उस इन्वेलप को आपने खोलना नहीं है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा लेकिन आपने उसको खोलना नहीं है। वो सील देंगे आपको। वो आपने लेके IBCC के ऑफिस लाहौर या इस्लामाबाद, ये 2 ऑफिस है, वहाँ पे चले जाना है 10 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद। उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कितनी देर बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा उन्होंने आगे फॉरवर्ड करना होता है, तो 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाते हैं। वहाँ पे जाना है आपने। फिर IBCC के ऑफिस में जाएंगे, सुबह 8 बजे वो खुल जाता है और 4 साढ़े 4 बजे तक उसकी टाइमिंग है। वहाँ पे आपने वो इन्वेलप लेके जाना जो आपको गुजरांवाला बोर्ड या किसी भी बोर्ड ने दिया हुआ होगा। वो लेके आपने सीधा उनके पास चले जाना है। वो आपका इन्वेलप लेंगे, आपका टाइम देखेंगे। अगर उनके पास आपका डाटा आ गया हुआ तो वो आपसे ओरिजिनल आपकी डिग्रीज मांगेंगे। उसके बाद आपने ओरिजिनल डिग्री देनी है और एक एक फ़ोटो कापी ज़रूर देनी है जो अपने पास वो रिकॉर्ड के तौर पर रखते होते हैं। तो उसके बाद सीन ये है कि वहाँ पे मेरे ख्याल से 400 रुपया है या 200 रुपया है एक डिग्री का, या मेरे ख्याल से 1200 रुपया है। ये अभी मुझे इसका कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि भूल गया हुआ है मुझे। 600 रुपया है या मतलब इतना ही है, 1200 से ज़्यादा नहीं है दोनों डिग्रीज का। तो वो भी आपसे ले लेंगे, आपके फॉर्म ले लेंगे, एक परफॉर्मा आपको देंगे, वो फिलअप कर रहे हैं आपने। फिलअप करने के बाद वो आपको कहेंगे जी आप 3 बजे आ जाएँ, 2 बजे आ जाएँ, मतलब वो आपको टाइम देंगे, आपने उनके पास चले जाना। वो लेके
तो आपकी जो डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन है वो मुकम्मल होगी। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन उसकी करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको HEC से करवानी पड़ेगी। मास्टर्स भी किया हुआ है तो उसका भी यही क्राइटेरिया है। तो डिग्रीज वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिर आपने मुफा में भिजवाने होते हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में। पहले कोरोना से पहले जो था वो मुफा बाय हैंड करके देता था आपको, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड-19 वो बाय हैंड नहीं करता, वो लेपर्स के ज़रिए, TCS के ज़रिए या एक दो और हैं उनके ज़रिए वो करके देती है। आप उनके पास जाएं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लेपर्स का वो बेहतरीन रहा है। उन्होंने मुझसे 500 या 600 के करीब चार्जेस लिए थे, और लोग जो मुझे बता रहे थे या जो मुझे पता चला था वो ये था कि 15 से 20 दिन या एक माह तक भी टाइम लग जाता होता है। लेकिन मेरा विद इन अ वीक मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास वापस आ गए थे। उनकी तरफ से कॉल आ गई थी कि आप आके ले जाएं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स आपने भिजवाने हैं, FRC भिजवानी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भिजवाना है, आपकी डिग्री जितनी है वो भी भिजवाना है, उसके बाद पोलियो सर्टिफिकेट जो है वो भी आपने भिजवाना है। और उसके बाद अभी जो सिस्टम चल रहा है कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ना, वो अटेस्टेशन उसकी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको मशवरा यही देना चाहता हूँ कि आप उसको भी ज़रूर अटेस्ट करवाएं, क्योंकि फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो जब आपके डॉक्यूमेंट सारे आपके पास वापस आ जाएं, फिर अपनी यूनिवर्सिटी से आप रब्ता करें, उनको कहें जी मेरा सारा कुछ ओके है, तो आप जो है ना मेरा रिकॉर्ड जो है वो इधर एम्बेसी में भिजवा दें, डाटा ट्रांसफ़र कर दें। पहले जो साइप्रस एम्बेसी थी वो आपको कॉल के ऊपर अपॉइंटमेंट देती होती थी, लेकिन अभी उन्होंने भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया हुआ है। TRNCEMB.com.pk के नाम से उनकी अभी वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाएं। उसके ऊपर आपने जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। वहाँ पे जाके अपना वो पूछेगा आपसे कि आप किस मकसद के लिए साइप्रस जा रहे हैं, स्टूडेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, वर्किंग के लिए जा रहे हैं, विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, या अदर कोई काम है आपको। आपने स्टूडेंट पे जाना है, अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे जाके नीचे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, और वहाँ पे आपने जिस दिन एम्बेसी में जाना है वहाँ की आपने उस दिन की अपॉइंटमेंट उनसे ले लेनी है। अभी आते हैं एम्बेसी की तरफ। जो साइप्रस का पहले क्राइटेरिया था, जो साइप्रस पहले स्टूडेंट वीज़ा देता था लोगों को, वो विदाउट इंटरव्यू भी दे देता था। मतलब अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपने अपॉइंटमेंट उनसे ली हुई है, तो 100 में से मिनिमम जो है ना, या मैक्सिमम जिसे आप कह सकते हैं कि 50 to 60% जो है ना विदाउट इंटरव्यू वीज़ा मिल जाता होता था आपको। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। मैं रिसेंटली जो मामला हो रहे हैं उनको देखते हुए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू दे के आया हूँ। तो वो ये है कि अभी वो एक नई एम्बेसडर आई हुई हैं, वो वीज़ा के बगैर, इंटरव्यू के बगैर वीज़ा नहीं दे रही। मुझे तकरीबन तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट मिले, जिनमें से एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने इंटरव्यू ना दिया हो सकता है कि मे भी एक दो बंदा हो जिसका इंटरव्यू ना हुआ हो, लेकिन ऑलमोस्ट जो है अभी इंटरव्यू हो रहा है। अभी इंटरव्यू की तरफ आते हैं। इंटरव्यू का सीन ये है कि सबसे पहले तो वो इमरान खान वाली बात आ गई कि आपने घबराना नहीं है। घबराने का मकसद ये है कि इंटरव्यू में कुछ भी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता जिसका आप जवाब ना दे सकें। और रही बात इंटरव्यू देने की, क्योंकि मैं खुद भी देखता रहा हूँ इंटरव्यू किस तरह देना है, यूट्यूब से मैंने भी वीडियोस देखी, लेकिन उस वक्त तक इंसान को समझ नहीं आती जिस वक्त तक वो खुद एक प्रोसीजर से होके ना आए। मैं फुल कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मतलब इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, कुछ नहीं होता। तो बस आपने भी यही अपने जहन में बात रखनी है। आप अंदर जाएंगे, वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये करेगी कि डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको आती है तो आप कह दें यस आई विल। अगर आपको नहीं आती तो आप उसको कह सकते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो साथ एक गाइडर कर रहा होता है, वो कर देता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप उसको कहें जी मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश रेगुलर भी आती है, अगर रेगुलर नहीं भी आती है, आप टूटी फूटी बोल सकते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ बोल दें बस। घबराना नहीं है, आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको जवाब दिए जाएं। कोई आप फॉर्म्स का ध्यान ना रखें, पास्ट फ्यूचर का कुछ भी ना देखें, बस आप अपने मुताबिक उसको जवाब दे दें कॉन्फिडेंस के साथ। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको वीज़ा दे देंगे। सबसे पहले ये है कि वो आपसे पूछेगी कि आपको इंग्लिश आती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया होगा कि जी आती है, अगर नहीं आती तो गाइडर साथ खड़ा होता है। उसके बाद उसका जो पहला सवाल होता है आपसे वो ये होता है कि आप साइप्रस क्यों जा रहे हैं, और जोन सी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं। उसने मुझसे पूछा जी वाई यू चूज CIU एंड साइप्रस, क्योंकि मेरी CIU यूनिवर्सिटी थी।
तो मैंने उसे कहा जी CIU की वजह से मैंने साइप्रस को जो है ना वो मुंतखब किया, क्योंकि CIU जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसके बाद फ़ी जो है वो बहुत कम है और मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी उसके एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी कन्वर्सेशन उससे होती रही, सवालात वो पूछती रही, मैं उसको जवाब देता रहा। लेकिन 20 से 25 मिनट जो मेरी उससे बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, मैं उसमें घबराया नहीं बिल्कुल भी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको जवाब दिया। और जो आखिरी उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जो उसने अपनी आगे वो एक डायरी वगैरह रखी हुई थी, उसने मुझे पूछा कि चलें एक दफ़ा फिर बताएं आप क्यों वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने उसको बताया मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाई का है, पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद उसने पूछा जी आपका फ़ाल कितना, मतलब आपकी ड्यूरेशन कितनी है। मैंने उसे कहा जी 21-22 साल मेरे हैं, ये स्टडी इसमें मेरा जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा जी अगर आप वापस आएंगे कि वहाँ पे स्टडी कैरी ऑन रखेंगे। मैंने कहा जी इंशाल्लाह विल सी, ये मैं अपना प्रोग्राम पूरा करता हूँ एंड देन आई विल सी कि क्या करना मैंने क्या नहीं करना। कहती है ओके। तो फिर मैंने उसको बताया थोड़ा सा जो भी उसने मुझसे पूछा, और आखिरी जो मेरा जवाब था उसको मैंने हंस के दिया, मुस्कुरा के दिया और लाफिंग की थी मैंने थोड़ी सी। तो उसने कहा जी ठीक है जी यू हैव टू गो। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच। तो फिर मैं बाहर आ गया। वहाँ पे ये थी था बाहर आके कि उन्होंने मुझे टाइम दिया था कि आप, मेरा तकरीबन इंटरव्यू का टाइम 1 बजे था, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि यार ये 1 बजे बुलाया इन्होंने और 3 बज गया अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया। और मैं घर से ही उसी हिसाब से निकला था कि 2-3 घंटे मैं थोड़ा सा लेट ही हो जाऊँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाके भी जलालत ही पल्ले पड़नी है। तो इंटरव्यू दे के मैं बाहर आया। बाहर आके मैंने विंडो पे उनसे पूछा जी मैं इंटरव्यू दे आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी आपका नाम मेहरान है। मैंने कहा जी मेहरान। वो कहते हैं जी आपको बैठ जाएं, मतलब इधर बैठ जाएं आप, आपको जो है ना 10 से 15 मिनट तक कॉल आ जाती है। मैं करीब 2 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ मेरा और 2:25-30 पे मैं बाहर आ गया था। वो 15 से 20 मिनट जो है ना वो उन्होंने कहा था कि इंतज़ार करें। तो खैर मैं 15 से 20 मिनट बाद गया तो उन्होंने कहा जी अभी आप इंतज़ार करें। तो फिर उन्होंने मुझे कहा थी आप 5 बजे तक आ जाइएगा। 5 बजे तक खैर मैं बैठा रहा वहीं पे। फिर उस दिन हमारी किस्मत में बस थोड़ी सी जलालत लिखी हुई थी, उनका सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था। क्योंकि जब आपका वीज़ा लगता है ना तो आपके वीज़े के ऊपर अभी ना वो QR स्कैन कोड देते हैं जो आपका डाटा FIU को भिजवाना होता है इन्होंने एम्बेसी की तरफ से। तो सिस्टम स्लो जा रहा था। 5 बजे का टाइम दिया हुआ, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 8:30 बजे जाके उन्होंने वीज़ा दिया। और हमारी गुड लक ये थी कि हम तकरीबन 20 स्टूडेंट थे जिनमें से 5 लोगों का वीज़ा लगा था। तो बस ये है कि उनमें से भी 5 लोग जो थे उनमें से 4 को उन्होंने दे दिया था और एक उन्होंने कह दिया था कि जी आपका वीज़ा लग गया हुआ है, आप बेफिक्र हो जाए। बस ये है कि हमारा सिस्टम जो है ना वो स्लो चल रहा है, तो आपको कल वीज़ा दे देंगे, कल आके ले जाइएगा। बस ये सारा सिनेरियो रहा। बताने का मकसद ये था कि अगर आप लीगली तौर पे साइप्रस में स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको किसी एजेंट के हत्थे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आप कर सकते हैं, सो यू कैन डू इट, आप उसको कर दें। तो उसके बाद फिर लोगों के जहन में ये भी सवालात आते हैं कि FIA बहुत तंग करती है। अभी FIA के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। FIA मुझे भी मैंने सफ़र किया हुआ, लेकिन FIA ने तंग वगैरह तो नहीं किया, क्योंकि ये साइप्रस के हवाले से मैंने सुना था, या मतलब स्टूडेंट के हवाले से मैंने सुना था कि स्टूडेंट कहीं भी जाए FIA तंग करती है उनको। तो FIA के बारे में मैं आपको ये बताता हूँ। कराची एयरपोर्ट से लेकर यहाँ आने तक मेरा सिनेरियो कुछ ये रहा था कि मैं जब कराची एयरपोर्ट पे एंटर हुआ, काउंटर पे गया, वहाँ पे जाके मैंने उनको सबसे पहले अपना पासपोर्ट दिया और साथ टिकट दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपका वीज़ा किधर है। मैंने उनसे कहा जी मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा वीज़ा है। उसके बाद उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जो आपने टेस्टेड करवाए हुए हैं मुफा वालों से, या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको आपने एक इकट्ठा कर लेना उनको। वो मैंने उनको दिए। उन्होंने विदिन 5 मिनट्स मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं उन्होंने मुझे किया आप क्यों जा रहे हैं, आपने वीज़ा कहाँ से लिया, क्या सीन है आपका, किसी किस्म का मुझसे क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया। वहाँ से फ्री होके बोर्डिंग लेके मैं FIA के पास चला गया। FIA के पास कतार काफ़ी ज़्यादा लंबी लगी हुई थी। खैर फ्लाइट से 3-4 उनको छोड़े। जब मेरी बारी आई मैं FIA के पास गया, उनको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने मुझे कहा जी आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा किधर है। मैंने उनको अपना वीज़ा दिखाया। वीज़ा दिखाने के बाद उन्होंने कहा जी आप सामने वाले ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे जाकर उनको बताएं मैं स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ, और अपना वीज़ा उनको दिखाएं। वो
वो आपके वीज़े के ऊपर आपको एक नंबर लिख के देंगे, जो इनके पास रिकॉर्ड होता है, वो लिखवा लें, मैं आपको जो है ना फिर आगे भिजवा देता हूँ। मैं थोड़ा सा शायद घबरा गया था कि हो सकता है कि लोगों की कई हुई बात सच हो गई, यहाँ पे जो है ना वो जलालत वगैरह ना इकट्ठी करनी पड़ जाए। लेकिन ये था सिनेरियो कि मैं गया वहाँ पे, सीधा ही अंदर चला गया। मैंने उनसे इजाज़त ली कि सर मैं कमी, उन्होंने कहा जी आ जाए। मैंने उनको कहा कि मैं काउंटर पे गया था, उन्होंने मुझे कहा था कि जाके आप वहाँ पे एक नंबर लिखवा के लेके आए सर से। उन्होंने मेरा वीज़ा लिया, मेरा पासपोर्ट नंबर वगैरह जो भी उन्होंने देखना था वो देखा, अपने मोबाइल से कुछ देखा और मुझे उसके ऊपर नंबर लिख दिया। मैं सीधा काउंटर पे गया, जाकर उनको वो वीज़ा दिया, उन्होंने मेरा वो देखा, पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई और मुझे भिजवा दिया। बस ये सारा सिनेरियो रहा। और यहाँ पे आके भी कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे भी आके आपको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है, पुलिस वाले वेरिफिकेशन करते हैं, यहाँ की इमिग्रेशन आपको तंग करती है, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं आप क्या लेने आए हैं, आप किस वे से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। मैं जहाज़ से नीचे उतरा, सबसे पहले मैंने जाके अपना कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट उनको दिखाया, उनको उसके बाद अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंने दिखाया, उन्होंने मुझे भिजवा दिया जी आप वहाँ पे जाएं, जाके अपना एक दफ़ा फिर पीसीआर टेस्ट करवाएं। अभी एयरपोर्ट के ऊपर ही वो आपका पीसीआर टेस्ट कर देते होते हैं, विद इन मिनट या कुछ सेकंड्स के अंदर ही। उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है आप जाएं, सामने पासपोर्ट कंट्रोल है वहाँ पे चले जाएं। मैं सीधा इमिग्रेशन के पास आया, उनको आके अपना पासपोर्ट दिया। उन्होंने मुझे कहा जी आप किस वीज़ा पे आए हैं, मैंने उन्हें कहा जी स्टडी वीज़ा पे आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा जी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने स्टैंप लगाई और बाहर भिजवा दिया। बाहर आके तो अभी क्योंकि कोरोना का सिस्टम जा रहा है, तो गोविंदगंज के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको जाके अपना सारा डाटा वगैरह देना होता है। अगर आपको वैक्सीनेशन हुई हुई है तो फिर भी, अगर नहीं हुई, खैर नहीं हुई तो पाकिस्तान से, तो आपको पाकिस्तान से ही नहीं ट्रैवल करने देंगे। अगर आपकी वैक्सीनेशन हुई भी है फिर भी आपको क्वारंटाइन 10 दिन का, 7 दिन का, जितना उनकी मर्ज़ी है वो आपको कर देते होते हैं। बस ये सारा सिनेरियो रहा है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई, कोई मसला नहीं आया। अगर फिर भी किसी भाई के जहन में किसी किस्म का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको जितनी जल्दी हो सके जवाब दिया जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए आपको तो वी आर विद यू, हमसे आप रब्ता करें, हम आपको अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे देंगे। जो आपका इशू वगैरह या कोई मसला वगैरह चल रहा होगा वो इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बस यही था सारा सिनेरियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।